हम लोग इंड्योरेंस स्ट्रेस के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब उसका हम लोग एक एसएन कर्व प्लॉट कर रहे थे जिसका नाम वोलर डायग्राम भी होता है, ठीक है। एसएन कर्व ये स्टील के लिए अलग अलग मटेरियल, एल्यूमिनियम के लिए अलग डायग्राम बनेगा, तो वो सब चीज़ें याद नहीं रखना, वो एक्सपेरिमेंटल है। और ये पर्टिकुलर डायग्राम स्टील का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इनिशियल ये लॉगरिथमिक स्केल्स पे हम बनाते हैं, लॉग एन नंबर ऑफ साइकिल को लॉगरिथमिक और स्ट्रेस को भी लॉगरिथमिक स्केल्स पे दोनों को रखते हैं। इनिशियली जब स्ट्रेस का वैल्यू काफ़ी हाई था, मतलब यहाँ पर देखो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ साइकिल्स जिसके बाद इसका फटीग फेलियर हो जाता है वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत कम है। मतलब जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम साइकिल तक ये सस्टेन करेगा उस स्ट्रेस को। जैसे जैसे हम स्ट्रेस रिड्यूस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइकिल जिस पे वो फटीग फेलियर हो जाता है वो लिमिट बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स का लिमिट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइकिल 10⁵ हो गया। ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर स्ट्रेस आया जिस पर ये 10⁶ साइकिल के बाद का जो भी है आफ्टर ग्रेटर देन 10⁶ साइकिल, यही सेम स्ट्रेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक यही सेम लोडिंग कंडीशन मेंटेन्ड है, ठीक है, ठीक है। तो यही जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है इसको कहते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। इसको हम लोग एसएन कर्व या वोलर डायग्राम भी कहते हैं। अब देखो ये जो चीज़ था, ये रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग ने निकाला इस चीज़ को, ये एक तो इतना बड़ा एपरेटस है कि टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ कि ये रिलायबल नहीं देगा, मतलब जो स्ट्रेस, जो इंड्योरेंस स्ट्रेस हमको मिल रहा है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही इंड्योरेंस स्ट्रेस मेरा करेक्ट इंड्योरेंस स्ट्रेस है। उससे कम हमको डिज़ाइन पर्पसेस के लिए उससे कम लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि कल होकर के कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ अनवांटेड स्ट्रेस डेवलप हो जाए जिसके कारण फेलियर होता है, तो वो उसको झेल सके। तो ये जो भी वैल्यू दे रहा है इंड्योरेंस स्ट्रेस का, मान लो ये रोटेटिंग बीम से मेरा इंड्योरेंस स्ट्रेस 85 मेगापास्कल आ रहा है, तो ये हम मान के चलेंगे कि 50% ही ये करेक्ट है, ठीक है। मतलब इस पे हम लोग कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। तो ये जो रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरी चीज़ की रिलायबल भी नहीं था। फॉर ए लॉट ऑफ मटेरियल जो है इंड्योरेंस स्ट्रेस को हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब वो अप्रॉक्सीमेट रिलेशन क्या है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन डेटा बुक में ये सब दिया रहता है। अब देखो अल्टीमेट स्ट्रेस तो हर मटेरियल का पता रहता है हमको, तो स्टील के लिए जो एंड्योरेंस स्ट्रेस होता है वो 0.5 टाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। कास्ट आयरन के लिए 0.4 टाइम्स होता है। रॉट एल्यूमिनियम अलॉ के लिए 0.4 होता है, 0.3 होता है कास्ट एल्यूमिनियम अलॉयज़ के लिए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें तो समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो करेक्टेड इंड्योरेंस स्ट्रेस, जो हम लोग वहाँ इंड्योरेंस स्ट्रेस जो हम लोग ने रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से निकाला, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जो भी वो डेटा देगा, मान लो कि वो इंड्योरेंस स्ट्रेस दिया रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से 85 मेगापास्कल, ठीक है। हम कम्प्लीटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 100% करेक्ट है, हम इसको 50% ही एक्यूरेट मान के चलेंगे, ठीक है। और हम जो अपना मशीन कंपोनेंट या स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि वो मान के चलेंगे कि 65 मेगापास्कल, मतलब उससे कम एंड्योरेंस स्ट्रेस लेकर के चलेंगे, ताकि कल होकर के अगर कोई फेलियर आ जाए, कुछ अनलोडिंग आ जाए, मतलब कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशंस आ जाए तो उसको वो सस्टेन कर सके। तो ये जो 85 मेगापास्कल है ये कम्प्लीटली सही नहीं है, रिलायबल नहीं है, रिलायबिलिटी इसका 100% नहीं है। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन आता है, जो हम लोग रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से जो इंड्योरेंस स्ट्रेस निकालते हैं ना, और जो ये जो रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट्स और जो एक्चुअल इंड्योरेंस स्ट्रेस होता है ना, उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर्स आते हैं। ये करेक्शन फैक्टर KA, KB, KC, KD अलग अलग करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। The endurance limit of a component is different from the endurance limit of rotating beam specimen due to number of factors.
अब वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ए, के बी, के सी, के डी क्या क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जो सबसे पहला फैक्टर है के ए, वो सरफेस फिनिश फैक्टर है। जब हम लोगों ने रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो जो स्पेसिमेन था, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन था, वो मिरर पॉलिश्ड था, ठीक है, मतलब काफ़ी स्मूथ था। पर एक्चुअल में हमारा जो जिस भी मटेरियल का हमको इंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालना है, क्या वो मिरर पॉलिश्ड होगा? उसमें तो कई रफनेस होंगे, कई इरेगुलरिटीज़ होंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि कुछ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा, और उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन के वजह से जो थ्योरेटिकल इंड्योरेंस स्ट्रेस है जो हम लोगों ने इससे निकाला रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से, और जो एक्चुअल होगा वो डिफरेंट होगा। तो के ए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, सरफेस फिनिश फैक्टर, ठीक है। द एक्चुअल कंपोनेंट मे नॉट हैव दैट सरफेस फिनिश. When the surface finish is poor, there is scratches and geometrical irregularities on the surface, which result in stress concentration. The endurance stress is reduced to introduction of stress concentration. Stress concentration के कारण, irregularities के कारण endurance stress कुछ कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। अब दूसरा फैक्टर क्या है, के बी। ये जो दूसरा फैक्टर है ये साइज फैक्टर है, ठीक है। अब ये साइज फैक्टर क्या चीज़ है, ये देखो जो रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट है उसका साइज जो बहुत छोटा था, मतलब 7.55 mm, मतलब 7.55 हम लोग डायमीटर उसका लेते थे अप्रॉक्स, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो बहुत छोटा होने के कारण इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, इरेगुलरिटीज़ और ये सब, कहीं पे सरफेस अनफिनिश, ये सब कम होता है छोटा साइज होने के कारण। जैसे जैसे साइज कंपोनेंट का बढ़ेगा, जो एक्चुअल में हम लोग जो भी कंपोनेंट का एंड्योरेंस स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसका साइज़ तो बड़ा होता है ना, तो उसका साइज़ में बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि कुछ सरफेस फिनिश जो है उतना अच्छा नहीं होता है, इरेगुलरिटीज़ होता है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होगा, डिफेक्ट्स होने के कारण स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर होता है साइज फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर होता है वो रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। जो हम लोग का ये जो एक्सपेरिमेंट है रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से, मान लो यहाँ से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आया 85 मेगापास्कल, ये कम्प्लीटली हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि ये एक्चुअल है, मतलब इसके बाद ये एक्चुअल एंड्योरेंस स्ट्रेस का वैल्यू है, ये हम इसको करेक्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। ये होता है रिलायबिलिटी। किसी चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर, इस चीज़ पे हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, इस पे हम मात्र 50% ही रिलाई कर सकते हैं, ठीक है।